तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए नागराज और परमाणु का लास्ट भाग लेके आया हूँ कयामत का। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन नागराज के स्टेडियम तक पहुँचने से पहले ही दिल्ली की आंख परमाणु की नज़र ने उस मुसीबत को भी देख लिया था और उसे रोकने की तैयारी भी कर ली थी। यह क्या हो रहा है? लेज़र बीम से बनी इस डांसर की आकृति पूरे स्टेडियम को तबाह कर रही है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्योंकि एक तो ये सारी आकृतियाँ और उनकी हरकतें पूर्व नियोजित होती है और दूसरे ये लेज़र बीम इतनी कमज़ोर होती है कि एल्युमिनियम की शीट तक को न छेद सके। फिर इसमें ये शक्ति कैसे ओह, स्टेडियम की दीवार नष्ट करने के बाद यह आकृति बाहर की तरफ जा रही है। वहां पर जाकर ये उत्पात मचा देगी, क्योंकि जिस भी चीज़ को ये छुएगी वह जलकर खाक हो जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा। रोकने के लिए पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी चीज़ को कौन पकड़ सकता है जिसका स्पर्श ही घातक हो। पूरे शरीर में करंट से सनसनाहट दौड़ गई है। मेरी एस्बेस्टस की पोशाक ने मुझे लेज़र की उष्मा से तो बचा लिया, लेकिन लेज़र तरंगों की कंपनों से नहीं बचा पाया। मुझे संभलने में वक्त लगेगा, पर यह तो प्रकाश की गति से मुझे मारने के लिए बढ़ा चला आ रहा है। सिर्फ उस स्थान को झुलसा पाया जहां पर एक क्षण पहले तक परमाणु गिरा हुआ था। नागराज, बड़े सही वक्त पर आए दोस्त। अब मुझे कहना पड़ेगा कि मदद के लिए धन्यवाद। वह तो गैरों को दिया जाता है परमाणु, अब तो तुम्हारे अपने हैं। हम तो तुम्हारे अपने हैं, गैर तो ये लेज़र गन है। वाह वाह, क्या अब क्या करें नागराज? इसको रोकने के लिए कोई उपाय भी तो हमारे पास नहीं है। उपाय भी निकल जाएगा परमाणु, इसको जरूर लेज़र मशीन द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है। तुम इसको शहर की तरफ बढ़ने से रोको और मैं इस मुसीबत की जड़ को नष्ट करता हूँ, यानी लेज़र मशीन को। वाह वाह, क्या बंटवारा किया है काम का। खतरनाक वाला हिस्सा मुझे थमा दिया और आसान वाला खुद कर रहे हो। वह इसलिए परमाणु, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ इससे लड़ने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, मेरी नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था नागराज। काम जितना खतरनाक हो उसे करने में मज़ा भी उतना ही आता है। इस पर परमाणु ब्लास्ट का वार करके देखता हूँ। लेकिन ओह, परमाणु ब्लास्ट ने लेज़र किरणों को जरा सा तोड़ा था, लेकिन लेज़र मशीन से आती प्रकाश किरणों ने उनको फिर से बना दिया है, और वह भी प्रकाश की स्पीड से। खैर, मेरे हमलों से एक फ़ायदा तो हुआ है, और वह यह कि स्टेडियम से बाहर भागना भूलकर मुझे मारने के लिए यहीं रुक गया है। लेकिन अब इसको रोकूं तो रोकूं कैसे? लेज़र किरणों को तो एक ही चीज़ रोक सकती है, शीशा, और वह भी कुछ देर के लिए। शायद उतनी देर में नागराज मशीन को नष्ट कर दे, लेकिन यहाँ पर शीशा आएगा कहाँ से? ये रेत का ढेर, जिसे शायद स्टेडियम में कुछ निर्माण कार्य के लिए लाया गया है, इससे मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि शीशा रेत को गर्म करके ही बनाया जाता है, और यहाँ पर रेत को गर्म करने का काम मेरे परमाणु ब्लास्ट करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं इन रेत से भरी बोरियों को हवा में उछालकर लेज़र मैन की तरफ फेंकूंगा। बोरे तो जल जाएंगे, लेकिन हवा में उड़ते रेत के इन गुब्बारों पर मैं ऐसे कोणों से परमाणु ब्लास्ट के वार करूंगा कि इस गर्मी में पिघलकर जो शीशा बने वह प्रिज्म के रूप में ढलकर इसको अपनी कैद में ले ले। आज प्रिज्म की तीनों सतहें लेजरमैन के शरीर को बना रही लेज़र किरणों को एक दूसरे की तरफ परिवर्तित करती रहेगी, और लेजरमैन कुछ देर तक इसकी कैद में रहेगा। परमाणु तो कुछ पलों के लिए सफल हो गया था, लेकिन नागराज ने अपने काम को जितना आसान समझा था वह उतना था नहीं। इस लेज़र प्रोजेक्टर के चारों तरफ एक अदृश्य कवच चढ़ा हुआ है, फोर्स फील्ड का कवच। मेरे वार इसको भेद नहीं पा रहे हैं। इसको स्पर्श करने से तेज झटका भी लग रहा है। इसको नष्ट करने की कोशिश करने की बजाय मुझे उन तारों को तोड़ना चाहिए जो इस यंत्र तक बिजली पहुंचा रहे हैं। विद्युत का प्रवाह ठप होते ही यह मशीन भी ठप हो जाएगी। नागराज का तर्क तो सही था, लेकिन यह तर्क शायद मशीन बनाने से पहले ही सोच रखा था और उसको इलाज भी तैयार कर रखा था। ओह, लेज़र प्रोजेक्टर अभी भी चालू है, यानी इसके अंदर पावर बैकअप है। शायद बैटरी लगी है। अब मैं क्या करूं? एक कोशिश और कर सकता हूं। इस प्रोजेक्टर को इसके बेस सहित ही उखाड़ देता हूं। ऐसी कोशिश करते ही एक नया सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो गया, और नागराज का वह प्रयास भी विफल हो गया। मैं इस प्रोजेक्टर को छू नहीं सकता, इसकी ऊर्जा बंद नहीं कर सकता, और इसको अपने स्थान से हटा भी नहीं सकता। अगर मैं इन लेज़र किरणों को किसी भी चीज़ से ढकने की कोशिश भी करूंगा तो वह चीज़ पल भर में खाक हो जाएगी। आखिर मैं इन किरणों को रोकूं तो कैसे? उधर परमाणु भी चकित हो रहा था। इसने अपनी गर्मी से प्रिज्म को भी पिघला डाला। नागराज क्या कर रहा है? वह लेज़र प्रोजेक्टर को नष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? जरूर कोई मुश्किल आ पड़ी होगी। नागराज, जब तक सफल ना हो जाए तब तक मुझे लेजरमैन से जूझते रहना पड़ेगा, लेकिन जूझने के लिए शक्तियाँ बराबर की होनी चाहिए। यह लेज़र प्रकाश
तरंगों से बना है। मुझे अपने एटॉमिक कणों के रूप में इससे टकराना होगा। देखते हैं कि एटॉमिक कणों और लेज़र तरंगों का टकराव क्या रंग लाता है। दोनों अद्भुत आकृतियों के टकराव से निकली ऊर्जा की चिंगारियां पूरे वातावरण को दमकाने लगी। ओह, सिर्फ लेजर मैन नजर आ रहा है, लेकिन चिंगारियां से पूरे स्टेडियम चमक रहा है। जरूर परमाणु अपने आप को परमाणु कणों में बदलकर इससे टकरा रहा है। शायद परमाणु ज़्यादा देर तक इस लेजर मैन के सामने टिक ना पाए। मुझे जल्दी से जल्दी लेजर मैन को नष्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन लेजर मैन तो एक बेजान चीज़ है, ये अपने आप पर हमला नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लेजर आक्रिया तो कंप्यूटर द्वारा पैदा की जाती है, जिनकी हर हरकत कंप्यूटर में पहले से ही भरी होती है। लेकिन लेजर मैन तो हमारी हरकतों के हिसाब से लड़ रहा है। ऐसी चीज़ किसी भी कंप्यूटर में पहले से नहीं भरी जा सकती। इसे ज़रूर कोई चला रहा है, शायद साकुरा। नहीं, अगर वह जादू होता तो अब तक उसके ग्रह वाले ये हंगामा देख चुके होते और यहाँ पर आ चुके होते। ये जादू नहीं है, फिर ये है क्या? इस लेजरमैन को अगर कोई संचालित कर रहा है तो वह आसपास ही है, और जल्दी ही मेरे जासूस सर्प उसे ढूंढ मिल गए संकेत। वह यहीं पर है, इस टावर के बेस में छिपा हुआ है वह शैतान। एक भीषण वार से फर्श तोड़ता हुआ नागराज उस टावर बेस की तरफ लपका, और कुछ ही पलों बाद वह उस शख्स के सामने खड़ा था। ये साकुरा नहीं, कोई और ही है। चेहरे पर जोकर जैसा मुखौटा चढ़ाए हुए है, और यह जैसी हरकतें कर रहा है वह लेजर डांसिंग मैन भी वैसी ही हरकतें कर रहा है। यही चला रहा है उस आकृति को। इस मुखौटा को तुरंत रोकना होगा। नागराज के वार ने मुखौटा को जमीन पर ला पटका, और उसी पल परमाणु से लड़ रही वह लेजर आकृति भी दूर जा गिरी। ये क्या हुआ? ये तो मुझ पर हावी हो रहा था, फिर एकाएक दूर कैसे जा गिरा? कारण यहाँ पर मौजूद था। आ गया मरने के लिए। नागराज आजा, तेरे लिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। खून चूसने वाले यांत्रिक मच्छर सैकड़ों की तादाद में, और ये मेरा खून चूस रहे हैं। खून के साथ साथ ये मेरा जहर भी चूसते जा रहे हैं, लेकिन यांत्रिक होने के कारण इनके शरीर गल नहीं रहे हैं। पर मुझे कमजोरी आती जा रही है। आखिर ये मुखौटा है कौन और मुझे मारना क्यों चाहता है? खैर, जिंदगी रही तो ये भी सोच लूँगा। फिलहाल तो मच्छरों से पीछा छुड़ाना है, और यह काम मैं इच्छाधारी कणों में बदल कर आराम से कर सकता हूँ। मैं जानता था कि तू यही करेगा। अब मेरी स्पेशल सक्शन मशीन तेरे कणों को अंदर घसीट लेगी, और जैसे ही तू सामान्य रूप में आएगा, सक्शन मशीन के ब्लेड तेरे शरीर का कीमा बना देंगे, और तब तक मैं अपने मच्छरों को सक्शन मशीन की सीमा से दूर रखूँगा। ओह, अगर मैं सामान्य रूप में आया तो ये मच्छर मेरा जहर चूस लेंगे, और अगर कण रूप में एक पल भी और रहा तो ये सक्शन मशीन मुझे खींच लेगी। इधर कुआं है, उधर खाई, क्या करूं? 3 पलों बाद मुझे सामान्य रूप में तो आना ही है, और मेरे सामान्य रूप में आते ही ये मच्छर मुझसे चिपकेंगे ज़रूर। अब मुझे इनसे पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ इस सक्शन मशीन के पास तक जाना है। मेरे ज़मीन में चिपके हाथों को तो इसकी सक्शन पावर छुड़ा नहीं पाएगी, लेकिन देखते हैं कि मच्छरों में मुझसे चिपकने की कितनी शक्ति है नहीं है। मच्छरों को सक्शन मशीन तेज़ी से खींचने लगी, और उनके सैकड़ों मशीनी शरीर सक्शन मशीन में फंस कर उसको जाम करने लगे। नागराज की एक मुसीबत नहीं उसको दूसरी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया था। और इससे पहले कि मुखौटा अगले वार के लिए अपने आप को तैयार कर पाता, नागराज ने अपना वार कर दिया। तेरे यंत्र बहुत खतरनाक है मुखौटा, लेकिन अब जिससे तू इन खतरनाक यंत्रों को चला रहा है वह बेल्ट ही तेरे शरीर पर नहीं रहेगी। अब होगी नागराज के जूतों के नीचे। टूटी फूटी हालत में बेल्ट के टूटते ही लेज़र प्रोजेक्टर का कंट्रोल भी खत्म हो गया, और लेज़र प्रोजेक्टर के ढप होते ही लेज़रमैन भी लुप्त हो गया। लेज़रमैन गायब। वाह, यानी नागराज ने अपना काम कर दिया है। अभी उसे ढूंढकर उसकी पीठ थपथपाता हूँ। नागराज, नागराज, कहाँ हो तुम? परमाणु आ रहा है, यानी अब तुम 2 हो और मैं 1। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। भागोगे कहाँ मुखौटा? भागने के सारे रास्ते तो बंद है। मुखौटा के लिए हवाई भी रास्ता छोड़ देती है नागराज। अरे अरे, यह तो हवा में दरवाज़ा बनाकर उसमें घुस रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन मुखौटा नागराज से ज़्यादा फुर्तीला था। ओह, मुझे इस पर विष फूंकार छोड़कर इसको पहले ही बेहोश कर देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो वह गायब हो चुका है। क्या हुआ नागराज? तुम जीत कर भी चिंतित दिखाई दे रहे हो। यह अधूरी जीत है परमाणु, क्योंकि मुख्य विलेन मुखौटा तो हमारे हाथों से निकल भागा है। मुखौटा? ये कौन है? जवाब में नागराज पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। ओह, एक नई मुसीबत। पर यह मुखौटा कौन हो सकता है जो तुमको और मुझको मारना चाहता है? न तो तुम इसे जानते हो और न ही मैं। हम लोग मुखौटा को नहीं जानते परमाणु, लेकिन शायद मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को जानते हो। काश मैं उसका चेहरा देख पाता।
ओह, मेरा एक ज़रूरी मैसेज आ रहा है नागराज, मुझे जाना होगा। मैसेज प्रोबोट का है और अर्जेंट है, वह मुझे ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिसने प्रोबोट को मुझे एकाएक फ्यूजन चैम्बर में बुलाने पर मजबूर कर दिया है? जवाब परमाणु के पैरों तले से ज़मीन खिसकाने वाला था। और परमाणु, वैसे तो मुझे तुमको अस्पताल पहुंचने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन मैंने तुमको यहाँ पर पहले बुलाना ज़्यादा उचित समझा। अस्पताल पहुंचने के लिए क्या हुआ? प्रोफेसर तो ठीक है ना? ज़रूरत से ज़्यादा ठीक है परमाणु। वे अस्पताल से लापता हैं। लापता यानी उनका अपहरण हो गया है? नहीं, उनको अस्पताल के बैक गेट के चौकीदार ने जाते हुए देखा था। रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रोफेसर ने उसको बेहोश कर दिया। इसका मतलब प्रोफेसर अपने आप चल सकते हैं, वे कोमा से बाहर आ गए हैं। ये तो खुशी की बात है प्रोबोट, लेकिन वे इस तरह से क्यों चले गए? और गए तो यहाँ पर क्यों नहीं आए? मैं नहीं जानता कि प्रोफेसर का कोमा से बाहर आना खुशी की बात है या दुख की बात। वैसे मैं इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं। बताता हूँ, तुम यह तो जानते ही हो कि मैंने लेजरमैन को स्टेडियम में उत्पात मचाते देखकर तुमको उसकी सूचना दी थी। और फिर जब तुम नागराज के पास टावर में पहुँचे तो मैंने तुम्हारे माध्यम से नागराज और तुम्हारी बातें भी सुनी और मुखोटा नाम के विलेन के बारे में जाना। यह भी जाना कि वह लेजरमैन उसी मुखोटा की रचना थी। अब इधर ध्यान दो। अब मैं तुमको कुछ ऐसी फाइलें दिखाने जा रहा हूँ जो उन आविष्कारों से संबंधित है जिनको प्रोफेसर ने बनाना शुरू किया था, लेकिन या तो वे उनको पूरा नहीं कर पाए और या ज़्यादा खतरनाक होने के कारण वे उनको दुनिया के सामने नहीं लाए। इन आविष्कारों के विषय में या तो प्रोफेसर जानते हैं या उनका प्रतिरूप रोबोट होने के कारण मैं। और इन आविष्कारों में पहली फाइल है लेजरमैन की। यानी अगर इन आविष्कारों के बारे में सिर्फ तुम और प्रोफेसर जानते हो तो इसके अनुसार तो प्रोफेसर वर्मा ही मुखौटा है। लेकिन अगर इस बात को सच मान भी लिया जाए तो उनके आविष्कार ने मुझ पर हमला क्यों किया? और नागराज के अनुसार वे नागराज को मारने की बात कह रहे थे। भला नागराज को प्रोफेसर क्यों मारना चाहेंगे? जैसे तुमको पहले यह गलतफहमी हो गई थी कि नागराज ने ही प्रोफेसर पर हमला करके उनको कोमा में पहुंचाया है, शायद वैसे ही प्रोफेसर भी नागराज को ही अपनी हालत का जिम्मेदार मानते हो। यह भी हो सकता है कि ब्रेन ऑपरेशन ने उन पर यह असर डाला हो और अब वे अपनी वैज्ञानिक क्षमता का गलत उपयोग कर रहे हो सकता है कि प्रोफेसर वर्मा मुखौटा ही न होने की तो कुछ भी हो सकता है परमाणु, लेकिन सच्चाई तो मुखौटा के मिलने पर ही पता लग सकेगी। मुझे प्रोफेसर वर्मा या मुखौटा में से किसी एक को तुरंत तलाश करना होगा प्रोबोट। अगर दोनों एक ही हैं और अगर प्रोफेसर ने दोबारा नागराज पर हमला करने की कोशिश की तो नागराज जैसा शक्तिशाली इंसान उनको नुकसान पहुंचा सकता है और मैं प्रोफेसर को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनके असंतुलित मस्तिष्क के कारण हो रहा है। वे जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। परमाणु को तो सिर्फ आशंका ही हो रही थी, लेकिन नागराज तो अभी अपने होटल तक भी पहुंच नहीं पाया था। बस नागराज, अब तू यहाँ से आगे नहीं जाएगा। यहाँ से आगे जाएगी तो सिर्फ तेरी लाश। मुखौटा, आखिर तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी जान। वैसे तो मुझे तुम्हारी जान अपने हाथों से लेने में बड़ा आनंद आता, लेकिन मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। देख, 4 दिशाओं से 4 मौत तेरी तरफ चली आ रही है और इन चारों मौतों में यह होड़ लगी है कि तुझे कौन मौत देगा। घबराना मत नागराज, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, परमाणु भी तुम्हारे साथ है। ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा परमाणु। इन चारों के अंदर कुछ अजीबोगरीब वैज्ञानिक शक्तियां हैं और इनके पैरों में चिपकी फ्लाइंग डिस्क इनको बहुत तेज गति और फुर्ती दे रही है। जब तक हम इनकी शक्तियों को समझ पाएंगे तब तक तो हम अपनी जान से हाथ धो चुके होंगे। इनको रोकने का एक ही तरीका है, मुखौटा को पकड़ना, क्योंकि वही इनको हमले का निर्देश दे रहा है। उसके बेबस होते ही ये सभी बेबस हो जाएंगे। तुम्हारा कहना ठीक है नागराज, लेकिन बगैर इन चारों को नष्ट किए मुखौटा पर हमला करना खतरनाक भी हो सकता है। वैसे भी जितनी देर में हम मुखौटा को पकड़ेंगे उतनी देर में तो ये चारों दिल्ली को तबाह कर देंगे। ये बातें तो सिर्फ बहाना है। दरअसल मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुखौटा का चेहरा देखने से पहले मुखौटा पर कोई भी हमला करे। ठीक है परमाणु, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। तुम उन दोनों से निपटो और मैं इन दोनों को संभालता हूँ। मैं परमाणु की बात मान तो गया हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। ये लड़ाई हवा में ही लड़ी जा सकती है, क्योंकि इन चारों के पैरों में फ्लाइंग डिस्कें बंधी हुई है और हवा में लड़ाई में सिर्फ एक ही
हाथ से लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ तो नाग रस्सी को पकड़ने में ही उलझा रहेगा। वह विष फुंकार असरदार साबित नहीं हो रही है, यानी मेरी अधिकतर नाग शक्तियाँ मेरी मदद नहीं कर सकती, सिवाय शायद इच्छाधारी शक्ति के, और इससे भी मैं सिर्फ अपना बचाव ही कर सकता हूँ। ओह नहीं, ऐसे में इनके वार मुझ मुझे पार करके इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी मैं खुद बचने के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इनसे निपटने का कोई रास्ता सोचना होगा। ये दहकता हाथ, इसने तो मेरे पूरे शरीर में असहनीय जलन मचा दी है। मेरे नाग या घाव भर तो देंगे, पर इनको इसमें समय लगेगा, और उतनी देर तक मेरे शरीर में इनको वारों से बच पाने लायक फुर्ती नहीं रहेगी। नागराज अगर दुश्मनों के मुकाबले में थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, तो परमाणु की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। प्रोबोट, ये क्या मुसीबतें हैं, इनका विश्लेषण करके इनके बारे में मुझे बताओ। विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है परमाणु। मेरे सामने प्रोफेसर के अधूरे और प्रतिबंधित आविष्कारों की फाइल कंप्यूटर पर खुली हुई है, और ये चारों भी उन्हीं प्रतिबंधित आविष्कारों का हिस्सा है। तुम जिनसे लड़ रहे हो वे सारे मैन और सॉलिड बीम मैन है। एक आरीदार किरणें छोड़ता है जो सर्किट पूरा होते ही किसी भी चीज़ को प्याज के लच्छों की तरह काट डालती है, और दूसरी एनर्जी की ठोस किरणें छोड़ता है जो किसी भी चीज़ को वैसे ही तोड़ सकती है जैसे पुरानी इमारतों को हैमर बॉल। और नागराज के प्रतिद्वंदी ब्लास्टर मैन तथा बर्निंग हैंड मैन है। इनकी शक्तियाँ तो तुम देख कर ही समझ सकते हो। वैसे तो प्रोफेसर ने तुम्हारी परमाणु पोशाक की तरह ही इनकी सिर्फ पोशाकें डिजाइन की थी, जिनको कोई भी इंसान पहनकर शक्तियों के साथ लड़ सके, लेकिन अभी मेरे यंत्रों पर कोई भी बायोलॉजिकल सिग्नल नहीं आ रहे हैं, यानी फिलहाल इन पोशाकों के अंदर कोई इंसान नहीं है। ये सिर्फ पोशाकें हैं जिनको मुखौटा शायद अपने किसी शक्ति के मदद से कंट्रोल कर रहा है। नागराज, ये सिर्फ पोशाकें हैं, इनके अंदर ना तो कोई जीवित इंसान है और न ही कोई रोबोट। ओह, तभी मैं कहूँ कि मेरी नाग शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है। खैर, एक तरीके से सोचो तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब मैं इनको नष्ट कर सकता हूँ। पहले मैं ये सोचकर इन पर घातक वार नहीं कर पा रहा था कि शायद इन पोशाकों के अंदर जीवित इंसान हो। अब मुझे नाग शक्तियों का सहारा छोड़कर नाग बुद्धि की मदद लेनी होगी। अगर मैं नाग रस्सी को छोड़कर इसकी पीठ से चिपक जाऊँ तो शायद इनका साथी मुझ पर हमला ना करे। ओह, ये मुझे नष्ट करना चाहते हैं। इनको इस बात की कतई परवाह नहीं है कि मेरे साथ साथ इनका साथी भी नष्ट होता है या नहीं। वैसे भी मुखौटा अगर ऐसी एक पोशाक बना सकता है तो 10 और भी बना सकता है। अगर मैं ऐन समय पर इनकी फ्लाइंग डिस्क की दिशा मोड़कर बच न गया होता तो इस ब्लास्ट ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी होती। समझा? अगर मैं अपनी नाक शक्ति से इसकी फ्लाइंग डिस्क को तोड़ सकता हूँ तो मैं इसको किसी भी दिशा में ले जा भी सकता हूँ। अब शिकारी बनूंगा मैं, और शिकार बनेंगे मेरे शिकारी। मुखौटा के कुछ समझ पाने से पहले ही एक खिलाड़ी आउट हो चुका था। नागराज ने अपना पहला शिकार कर लिया था। ये तो परमाणु को भी बराबरी तो करनी ही थी। सारे मुझे अपनी किरणों के शिकंजे में जकड़ रहा है, और ये किरणें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं तो ट्रांसमिट भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे परमाणु कण भी इस शिकंजे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अब सर्किट पूरा होने ही वाला है, और सर्किट पूरा होते ही मैं जैसे ही सामान्य रूप में आऊँगा वैसे ही प्याज के लच्छों की तरह कट जाऊँगा। एक कोशिश की जा सकती है, अगर मैं सारे मैन को सर्किट पूरा होने से पहले ही उसके ही शिकंजे में लपेट सकूं, तो सर्किट पूरा होते ही इसका शरीर तो कट जाएगा, लेकिन मैं परमाणु कणों में बदल कर बच जाऊंगा, क्योंकि कोई भी किरण अणुओं को नहीं काट सकती। वाह परमाणु, दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया तुमने, वरना तुम न जाने कब तक इस किरण शिकंजे में फंसे रहते। अब जब तक तुम सॉलिड बीम से निपटोगे तब तक मैं मुखौटा का बायो स्कैन करके यह पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रोफेसर ही है या कोई और। बायो स्कैन में उभरी आकृति तो प्रोफेसर की ही लग रही है, लेकिन यह क्या? प्रोबोट ने कुछ आश्चर्यजनक चीज़ देख लिया था, लेकिन परमाणु के पास वह आश्चर्यजनक बात सुनने का समय नहीं था। ये सॉलिड बीम तो तेज़ी से इधर उधर उड़कर मेरे ब्लास्ट से बचे जा रहा है, लेकिन मैं इसकी सॉलिड बीम के वारों से नहीं बच पा रहा हूँ। अगर मैं एक बार इसको पकड़ सकूँ तो इसको पकड़ने का सबसे सीधा तरीका तो यही है कि मैं अपने आप को इसके शिकंजे में फंस जाने दूँ। इसने फिर से मुझे इमारत के साथ दबा दिया है।
उधर नागराज ने अपने पहले दुश्मन पर तो विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन बर्निंग हेड को नष्ट करने में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह अब ये मुझ पर नहीं बल्कि सर्प रस्सी पर हमला कर रहा है। इसकी कोशिश मुझे ज़मीन पर पहुंचाने की है, जहां पर मेरी गति बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब तक आसपास हाथ चिपकाने की जगह मौजूद है तब तक मुझे ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शायद इसी निर्माणाधीन इमारत में मुझे इनसे निपटने का सामान भी मिल जाएगा। इस बार बर्निंग हेड जैसे ही नागराज की तरफ लपका, नागराज का शरीर तेज गति से एक तरफ हट गया और बर्निंग हेड के हाथ उसको पार करते हुए पीछे दीवार में लगे लोहे की गर्डरों में जा धंसे। मैं जानता हूँ कि तू लोहे तक को पिघलाकर अपने हाथों को जल्दी ही बाहर निकाल लेगा, लेकिन मैं अभी ऐसा इंतजाम कर देता हूँ कि तू इस बीम को जल्दी न पिघला पाए। जब तक पानी की धार तेरे हाथ और इन बीमों पर गिरती रहेगी तब तक लोहा ठंडा रहकर ठोस को ठोस बना रहेगा और तेरे हाथ इसी में फंसे रहेंगे। अब तू मेरे लिए एक ठहरा हुआ निशाना बन गया है। और नागराज ऐसे मौके चूकता नहीं है। नाग शक्ति से भरे एक ही प्रचंड वार ने बर्निंग हैंड की पोशाक को टुकड़ों में बिखेर दिया। अब तुम्हारी बारी है मुखौटा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मास्क के नीचे कौन सा चेहरा छिपा हुआ है। वह नागराज मुखौटा की तरफ बढ़ रहा है। प्रोबोट के बायो स्कैन के अनुसार मुखौटा के प्रोफेसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मुझे नागराज को मुखौटा पर वार करने से रोकना होगा और उसके लिए मुझे सॉलिड बीम की कैद से आज़ाद होना पड़ेगा। इसकी सॉलिड बीम ने मेरी बेल्ट तक को ढक लिया है। अब न तो बेल्ट तक मेरे हाथ पहुंच सकते हैं और न ही मेरी आवाज़, लेकिन मुझे बेल्ट की ज़रूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि मुझे पकड़ने के चक्कर में यह सॉलिड बीम मुझसे इस ठोस किरण द्वारा जुड़ गया है और परमाणु ब्लास्ट छोड़ सकने वाले मेरे ब्रेसलेट अभी भी आज़ाद है। इसकी मदद से मैं इस दीवार को गलाकर इस कैद से छुटकारा पा सकता हूँ और फिर इसी की बीम पकड़कर इसको इतनी ज़ोर से पटक सकता हूँ कि इसके चिथड़े उड़ जाएं। नागराज का कहर मुखौटा पर टूट रहा था। देख देख इधर, तेरे कारण दिल्ली पर आज कयामत टूट पड़ी है। धू धू करके जल रही है दिल्ली की इमारतें। क्यों किया तूने ये सब? बोल, क्यों किया? मुखौटा को हाथ मत लगाओ नागराज। तुम ये क्या कर रहे हो परमाणु? जिस मुखौटा के कारण तुम्हारे शहर पर कयामत बरस रही है तुम उसी की जान बचा रहे हो। वह इसलिए नागराज क्योंकि इस शख्स की जान में परमाणु की जान बसती है, और वैसे भी ये कोई अपराधी नहीं, एक दिमागी मरीज है जिसको मार की नहीं इलाज की ज़रूरत है। किसी खतरनाक पागल को खुला नहीं छोड़ा जाता परमाणु। और अगर तुमने इस खतरनाक अपराधी को बचाने की ठान ली है तो नागराज इस वक्त तुम्हारा भी दुश्मन है परमाणु। तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर ही मुझ पर हमला कर रहे हो नागराज। मुखौटा को पकड़ने की धुन में तुम अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुके हो, इसलिए मुझे जो कुछ भी तुमको बताना है वह तुमको शांत करके ही बताना होगा। बताने को बचा क्या है परमाणु? यह तो स्पष्ट है कि मुखौटा चाहे जो भी हो उसके इरादे विनाशकारी है और विनाशकारी इरादे रखने वालों को विनाश कर देना ही न्याय है। अगर तुम यही चाहते हो तो लो, कर दो इनका विनाश, खत्म कर दो इनको, वरना इनको बचाने के लिए कहीं मुझे अपने हाथ तुम्हारे खून से न रंगने पड़े। प्रोफेसर वर्मा, तुम्हारे रचयिता प्रोफेसर वर्मा, ये मुखौटा है, लेकिन क्यों? और ये मुझे और साथ में तुमको भी क्यों मारना चाहते हैं? मारने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी इस हालत के कारण मैं तुमको ज़रूर बता सकता हूँ। परमाणु नागराज को प्रोफेसर के ऑपरेशन की कहानी सुनाता चला गया। ओह, यानी ये अपने दिमाग में हो रही अजीबोगरीब प्रतिक्रिया के कारण ऐसे हो गए हैं। तब तो इनको तुरंत वापस अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत है। यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा था नागराज। अब उसका समय खत्म हो गया है मेरे बच्चों, क्योंकि अब अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचने की बारी तुम दोनों की है। हे भगवान, यह तो मेरी ही पोशाक है और ये हम पर हमला कर रही है। प्रोफेसर ने इतनी जल्दी हवा में से ये पूरी पोशाक कैसे बना दी? इसकी चिंता मत करो, फिलहाल तो मुझे ये दिखाओ कि तुम लोग कब तक बचते रह सकते हो, क्योंकि अब मैं रहूँगा नहीं। एक के बाद एक हथियार लगातार पैदा करते जाऊँगा। देखते हैं कि तुम लोग कितने से बचोगे और कब तक बचोगे। बचना तो अब तुझे पड़ेगा, क्योंकि प्रोबोट पहली बार फ्यूजन चैम्बर से बाहर निकलकर अपने फर्ज को निभाने आ गया है। परमाणु की मदद करने का फर्ज, जिसके लिए प्रोफेसर ने खुद प्रोबोट की रचना की थी। ये कैसा खोल है जो मुझे दबा रहा है? ये कॉम्पैक्टर रेंज का खोल है प्रोफेसर के ही आविष्कार को न पहचान कर तूने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। ये क्या कर रहे हो प्रोबोट? तुम प्रोफेसर पर हमला क्यों कर रहे हो? अभी पता चल जाएगा परमाणु। जब यह अपने ऊपर पड़ रहे दबाव से बौखलाकर यह बड़ा रूप छोड़कर
अपने असली रूप में आ जाएगा, जादूगर साकुरा के रूप में। मैंने अपने बायो स्कैन में इसकी भी आकृति देखी थी। इसी से मैं समझ गया कि यह प्रोफेसर के रूप में साकुरा है। साकुरा, ये तो साकुरा है, लेकिन ये प्रोफेसर के आविष्कारों को कैसे पैदा कर पा रहा था? क्योंकि तुम्हारा प्रोफेसर मेरे कब्जे में है, साकुरा के कब्जे में, लेकिन उसे मैंने कहाँ पर छिपा रखा है, इसका पता लगाने के लिए तुमको 10 जन्म और लेने पड़ेंगे। जब तूने मेरी सिप और साकुरा रत्न को नष्ट करके मेरी शक्तियाँ सीमित कर दी और मुझे भागने पर विवश कर दिया, तो मैंने तुझे सबसे पहले खत्म करने की ठान ली। मुश्किलें दो थी, एक तो मेरी जादुई शक्ति सीमित हो गई थी और दूसरे जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते ही मुझे ढूंढ रहे मेरे ग्रह के योद्धा मुझे धर दबोचते। फिर भी मैं मौके की ताक में लगा रहा और वह मौका मुझे तब मिला जब अगली सुबह मैं तेरा पीछा करता करता प्रोफेसर तक जा पहुंचा। पहले तो मैंने सोचा कि उसे खत्म करके तुझे तड़पाऊंगा और तेरी तड़पन का मजा लूंगा, लेकिन प्रोफेसर के दिमाग को नष्ट करने की कोशिश में मुझे उसके दिमाग में घातक हथियारों की अद्भुत जानकारी मिली। बस मेरा काम हो गया। मेरे पास इतनी जादुई शक्तियाँ तो बची थी कि मैं उन आविष्कारों को जादुई शक्ति से बना सकूं। तकनीकी ज्ञान प्रोफेसर का दिमाग दे रहा था और उनको हवा के कणों से बना रही थी मेरी जादुई शक्ति। मुखौटा का रूप तुम सबको भी भ्रम में डालने के लिए था और मेरे दुश्मन जादूगर योद्धाओं को भी। मेरा दिमाग अभी भी प्रोफेसर के दिमाग के संपर्क में है। मैं अभी भी उसमें से नए नए आविष्कार पढ़ रहा हूँ और उनको बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये टीन का डिब्बा भी नहीं, मुझे टीन का डिब्बा नहीं, रोबोट कहते हैं। साकुरा यानी प्रोफेसर का रोबोट, उनका अपना प्रतिरूप। उन्होंने मेरे दिमाग सर्किट को भी अपने मस्तिष्क के अनुरूप ही बनाया है। जो तू प्रोफेसर का दिमाग पढ़कर जान पा रहा है वह मैं भी जानता हूँ। अगर तू उन आविष्कारों को बनाने का तरीका जानता है तो मैं उनको तोड़ने का तरीका भी जानता हूँ। साकुरा रोबोट से उलझा हुआ था और नागराज तथा परमाणु पोशाक से भिड़े हुए थे। ये ड्रेस हूबहू मेरी ड्रेस जैसी है नागराज, इसलिए मेरा कोई भी वार इस पर असर नहीं डाल पा रहा। ये पोशाक किस चीज़ की बनी है परमाणु? इस पर न तो मेरे ध्वंसक सर्प असर डाल पा रहे हैं और न ही तुम्हारे ब्लास्ट। ये एस्बेस्टस और नाइलो स्टील के तारों द्वारा बुनी गई ड्रेस है नागराज, ठीक वैसे ही जैसे होजरी या स्वेटर की बुनाई की जाती है। कोई भी वार इसको तोड़ने के बाद ही इनको पार कर सकता है, पहले नहीं। बुनाई तब तो मुझे इस पोशाक को नष्ट करने का तरीका सूझ गया है। तुम इस पर लगातार वार करते रहो परमाणु, इसका ध्यान बटाए रहो। इस दौरान मैं अपना काम कर लूँगा। नागराज के सर परमाणु पोशाक पर जाकर लिपट गए और नागराज लड़ाई से अलग हट गया। मेरा काम तो हो गया है। अब परमाणु का काम सिर्फ इतना सा है कि इसको दौड़ाता रहे, जितना दौड़ा सके उतना। परमाणु पोशाक को इधर उधर उड़ाता चला गया और अरे परमाणु पोशाक कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई परमाणु पोशाक? उसको तो कोई ऐसे नष्ट नहीं कर सकता। ये रही परमाणु पोशाक साकुरा। एक धागा खींच लिया तो तुम्हारी पूरी पोशाक उधड़ती चली गई। बड़ी बेकार सिलाई है तुम्हारी। ये रहे परमाणु पोशाक की बेल्ट और ब्रेसलेट का चूरा। हवा से बनी चीज़ हवा में ही मिल गई, लेकिन तुम लोग मिलकर भी नष्ट होने से बच नहीं पाओगे। मुझे प्रोफेसर का दिमाग पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम ये चाहते भी नहीं कि तुम प्रोफेसर के दिमाग से अपना संपर्क तोड़ो, क्योंकि अगर तुम संपर्क तोड़ लोगे तो फिर मैं ये कैसे कर पाऊँगा? न जाने कैसे एक घूटी चीख के साथ साकुरा का शरीर जड़ होता चला गया। तुमने ये कैसे किया रोबोट? साकुरा तो पेड़ जैसा स्थिर हो गया है। मैंने बताया था ना कि मेरा दिमाग प्रोफेसर के दिमाग का ही प्रतिरूप है, इसलिए हम दोनों की मानसिक तरंगों की फ्रीक्वेंसी भी एक ही है। बस उसी फ्रीक्वेंसी की मदद से मैंने प्रोफेसर के दिमाग से संपर्क साधा और प्रोफेसर के दिमाग के जरिए उससे जुड़े साकुरा के दिमाग के सेलों पर मानसिक तरंगों को प्रहार कर दिया। यह भी प्रोफेसर का एक आविष्कार है, जिसमें अगर दिमाग एक दूसरे से जुड़े हो तो एक दिमाग दूसरे दिमाग पर प्रहार कर सकता है। अब इसी फ्रीक्वेंसी की मदद से हम प्रोफेसर को भी ढूंढ निकालेंगे। लो, साकुरा को उसके ग्रह ले जाने भी आ गए और फिर अस्पताल में। प्रोफेसर फिलहाल तो ठीक है परमाणु, लेकिन हमारे ऑपरेशन और साकुरा के जादू ने इनके दिमाग पर क्या असर डाला है यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मेडिकल साइंस नहीं। समाप्त।